नमस्कार शिक्षक साथियों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। साथियों, 1 अप्रैल से नया सत्र प्रारंभ हो रहा है, जिसमें कक्षा 1 में नव प्रवेशी छात्रों को प्रवेश दिया जाएगा। साथ ही उनको विद्या प्रवेश कार्यक्रम के तहत गतिविधि भी कराई जाएगी। साथियों, कक्षा 2 से 8 तक के छात्रों को उपचारात्मक शिक्षण दिया जाएगा। इसी विषय पर हम आपसे पूरे कार्यक्रम की रूपरेखा पर चर्चा करने जा रहे हैं। तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा दें। तो आइए देखते हैं। तो साथियों, परिषदीय प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, कंपोजिट विद्यालय, कस्तूरबा गांधी विद्यालयों में रिमीडियल शिक्षण कार्यक्रम जो अप्रैल माह में आयोजित किया जाना है, इसके संबंध में 27 तारीख को एक आदेश आया हुआ है महानिदेशक स्कूल शिक्षा का। उसके संबंध में हम लोग बात करते हैं। देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर पर रचनात्मक एवं अनुकूलित मूल्यांकन की प्रभावी प्रणाली के माध्यम से प्रत्येक छात्र छात्रा के अधिगम स्तर की सतत निगरानी पर बल दिया गया है। देखिए, इसमें दिया गया है विभिन्न सर्वेक्षण अध्ययनों जो एनएएस परीक्षा हुई थी या एएसईआर परीक्षा हुई थी, उसके परिणामों के आधार पर विभिन्न कारणों से छात्र छात्राओं में कक्षा अनुरूप अपेक्षित अधिगम स्तर के सापेक्ष लर्निंग गैप देखा जाता है। इसी लर्निंग गैप को पूरा करने के लिए छात्र छात्राओं को कक्षावार एवं विषयवार निर्धारित दक्षताओं की प्राप्ति हेतु यह आवश्यक है कि शिक्षण कार्य एवं विभिन्न अकादमिक गतिविधियों का योजनाबद्ध ढंग से प्रभावी क्रियान्वयन किया जाए। उक्त के दृष्टिगत आगामी शैक्षिक सत्र यानी जो 1 अप्रैल से शैक्षिक सत्र प्रारंभ होगा, उसमें समस्त परिषदीय प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, कंपोजिट एवं कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में कक्षा 2 से 8 के छात्र छात्राओं के लर्निंग गैप को कम करने के लिए रिमीडियल कक्षा शिक्षण प्रारंभ किए जाने का निर्णय लिया गया है। यह जो आदेश है महानिदेशक स्कूल शिक्षा का दिनांक 27 मार्च 2025 को जारी हुआ है। तो इसकी जो विस्तृत रूपरेखा है हम लोग देखते हैं। यह 3 सप्ताह की कार्य योजना है। इसमें जो पहला बिंदु है, स्कूल तैयारी मॉड्यूल विद्या प्रवेश कार्यक्रम, ये जो है कक्षा केवल और केवल 1 के लिए है, जो 12 सप्ताह का स्कूल तैयारी मॉड्यूल है। इसके बारे में हम लोग विस्तृत से बाद में देखते हैं। दूसरा बिंदु हम देखते हैं यहाँ पे रिमीडियल शिक्षण कार्यक्रम, ये कक्षा 2 से 8 तक की कक्षाओं के लिए है। और तीसरा बिंदु है, हम लोग देखते हैं बेस लाइन एवं एंड लाइन आकलन, कार्यक्रम के प्रारंभ एवं अंत में इसका क्रियान्वयन किया जाएगा। आगे देखते हैं, ये जो मुख्य बिंदु है रिमीडियल शिक्षण कार्यक्रम के, नंबर 1 पे है सत्र प्रारंभ में बच्चों का प्रवेश करना है। दूसरा बिंदु है शिक्षण योजना बनानी है। तीसरा बिंदु है बेस लाइन आकलन करना है। चौथा बिंदु है परिणामों की समीक्षा करनी है। पांचवा बिंदु है शिक्षण सामग्री का प्रयोग। और छठा जो बिंदु है अनुश्रवण एवं परिणामों का विश्लेषण, अर्थात हमने जो शिक्षण कार्य किया है, रिमीडियल शिक्षण कार्य किया है, उसके क्या परिणाम आए हैं उसको हम लोग विश्लेषित करेंगे। अब इसकी जो विस्तृत कार्य योजना है वो हम देखते हैं। सबसे पहला जो बिंदु है स्कूल तैयारी मॉड्यूल, या इसे विद्या प्रवेश कार्यक्रम भी कहते हैं। एनसीईआरटी द्वारा विकसित कक्षा 1 के छात्र छात्राओं के लिए 3 माह के लिए खेल आधारित स्कूल तैयारी मॉड्यूल विद्या प्रवेश के आलोक में राज्य की स्थानीय आवश्यकताओं के दृष्टिगत एससीईआरटी द्वारा तैयार स्कूल तैयारी मॉड्यूल का विकास किया गया है। यह मॉड्यूल गतिविधि एवं खेल के माध्यम से अधिगम लक्ष्यों को प्राप्त कराने के उद्देश्य से तैयार किया गया है। माह अप्रैल 2025 से 12 सप्ताह का स्कूल तैयारी मॉड्यूल विद्या प्रवेश के आधार पर कक्षा 1 में नव प्रवेशित बच्चों का शिक्षण कार्य किया जाएगा। यह स्कूल जो विद्या प्रवेश कार्यक्रम है, पिछले 2 वर्षों से यह कार्यक्रम जो है क्रियान्वयन किया जा रहा है। इसका 12 सप्ताह का होगा। इसमें कक्षा 1 के जो बच्चे हैं, जो उनका प्रवेश 1 अप्रैल को होगा, या यह जो मॉड्यूल है वो क्रियान्वित किया जाएगा। जो विद्या प्रवेश कार्यक्रम है, इसके लिए क्या क्या सहायक सामग्री हम लोग प्रयोग करेंगे। गतिविधि कैलेंडर होगा, ये आपको 8 सप्ताह का कैलेंडर मिल चुका होगा। चाहे किट आपके पास होगी, पहले आई हुई थी। आंगनबाड़ी लर्निंग कॉर्नर, ये भी आपके विद्यालय में होगी। चित्र चार्ट भी आपके विद्यालय में है। गणित किट भी आपके विद्यालय में है। शिक्षक संदर्शिकाएं में, यानी कि जो आपके पास पिछले वर्ष की जो शिक्षक संदर्शिका है, उसमें विभिन्न प्रकार की गतिविधियां दी गई हैं, तो उनसे भी आप कर सकते हैं। शिक्षक द्वारा बनाए गए स्वयं के टीएलएम एवं अन्य सहायक सामग्री। अगला है रिमीडियल शिक्षण कार्यक्रम, यानी कि जो आदेश आया है मुख्यतः रिमीडियल शिक्षण कार्यक्रम के लिए, उस पे हम लोग बात करते हैं। छात्र छात्राओं के सीखने के स्तर, रुचि, समझ, दक्षताओं, सीखने की प्रक्रिया आदि के लिए अवलोकन पर्यवेक्षण एवं एक महत्वपूर्ण तकनीक है। अतः प्रत्येक छात्र छात्रा के सीखने के स्तर का अवलोकन एवं आकलन करके शिक्षक द्वारा शिक्षण योजना बनाई जाए। इसके लिए बहुआयामी रणनीति तथा समग्र व समावेशी प्रयास की आवश्यकता है, यथा गतिविधि आधारित शिक्षण, समूह कार्य, पीयर लर्निंग, प्रोजेक्ट कार्य एवं आईसीटी तकनीक का प्रयोग। ये एक उदाहरण तौर पर हमने कार्य योजना आपके सामने प्रस्तुत की है। ये देखिए यहाँ पे लिया है उदाहरण के रूप में कक्षा 4 से 8 तक के लिए हिंदी की पाठ योजना।
ऐसे ही आप भी उपचारात्मक पाठ्य योजना बना सकते हैं। अर्थात हम पहले बच्चे का जो बेसलाइन आकलन होगा उसके आधार पर आवश्यकता के अनुरूप हम ये पाठ्य योजना है उसका निर्माण करेंगे। यदि आप लोग कहेंगे तो हम रिमेडियल पाठ्य योजना है इस पर भी हम एक डिटेल वीडियो बनाएंगे कि किस कक्षा में किस प्रकार की उपचारात्मक पाठ्य योजना बनानी है। अगला बिंदु है बेसलाइन आकलन। ये हम बेसलाइन आकलन कब करेंगे, कैसे करेंगे और किन किन दक्षताओं पर करेंगे उसके बारे में हम बात करते हैं। रिमेडियल शिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत 2 से 8 में अध्ययनरत समस्त छात्र छात्राओं का हिंदी, गणित, अंग्रेजी एवं हमारा परिवेश या विज्ञान तथा सामाजिक विज्ञान विषयों में फॉर्मेटिव असेसमेंट यानी बेसलाइन निर्धारण हेतु करते हुए वास्तविक अधिगम स्तर ज्ञात किया जाए। बेसलाइन आकलन हेतु गत कक्षा की विषयवार दक्षताओं पर आधारित प्रश्न पूर्व में ही तैयार कर लिए जाएं। सुलभ संदर्भ हेतु सुझावात्मक प्रश्न ध्यानाकर्षण मॉड्यूल में उल्लिखित है। यह अवश्य ध्यान रखा जाए कि प्रश्न पूर्व की कक्षा के मुख्य लर्निंग आउटकम से संबंधित ही प्रश्न पूछे जाएं। उदाहरण के तौर पर हम लोग देखते हैं कि यदि हमें कक्षा 2 में बेसलाइन आकलन करना है और उससे संबंधित हमें प्रश्न पत्र तैयार करने हैं तो हम कक्षा 1 के स्तर के ही प्रश्न पत्र तैयार करेंगे। बेसलाइन आकलन के लिए आप लोग इस प्रकार से अपने एक रजिस्टर में कॉलम खींच सकते हैं और ऐसी दक्षताओं को लिख सकते हैं जहां पे प्रत्येक बच्चे का नाम होगा और उससे संबंधित उसकी दक्षताएं होंगी। जो बच्चा बेसलाइन आकलन में जो दक्षता प्राप्त करता है उस पर टिक करेंगे, वरना दूसरी दक्षताओं को ऐसे ही खाली छोड़ देंगे। फिर इसके बाद आप अपना रिमेडियल पाठ्य योजना को पढ़ाएंगे। अब आगे देखते हैं परिणामों की समीक्षा। शिक्षकों द्वारा 5 अप्रैल 2025 तक कक्षा 2 में अध्ययनरत समस्त विद्यार्थियों का हिंदी, गणित, अंग्रेजी एवं हमारा परिवेश विज्ञान, सामाजिक विज्ञान विषयों में वास्तविक अधिगम स्तर ज्ञात किया जाए। दिनांक 8 अप्रैल 2025 तक बेसलाइन आकलन के परिणामों की समीक्षा शिक्षक द्वारा स्वयं की जाए तथा प्रत्येक छात्र छात्रा के वास्तविक अधिगम स्तर को निपुण तालिका में अंकित किया जाए अथवा स्वयं के संदर्भ हेतु नोट किया जाए। यह मात्र शिक्षक के उपयोगार्थ है, अर्थात ये जो समीक्षा होगी, जो बेसलाइन का रिजल्ट आएगा वो केवल शिक्षक के उपयोग के लिए है। और इसमें कहा गया है कि 5 तारीख तक बेसलाइन आकलन हमें हर हाल में कंप्लीट करना है और 8 अप्रैल को बेसलाइन आकलन का परिणाम हमें घोषित करना है। साथ ही उसकी जो अधिगम स्तर है बच्चों की उसको हमें एक तालिका के रूप में अंकित कर लेना है। अगला बिंदु देखते हैं बेसलाइन आकलन के परिणामों के आधार पर आगामी 3 सप्ताह तक कार्य करने हेतु अधिगम दक्षताओं की सूची प्रत्येक दशा में दिनांक 10 अप्रैल 2025 तक तैयार कर ली जाए। उक्त सूची के अनुरूप शिक्षकों द्वारा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का संचालन किया जाए और 10 अप्रैल या 10 अप्रैल के बाद से ही हम शिक्षण अधिगम प्रक्रिया जो रिमेडियल क्लास होगी वो उसका संचालन हम 3 सप्ताह के लिए प्रारंभ कर देंगे। अब आगे बिंदु देखते हैं हम लोग शिक्षण सामग्री का प्रयोग। विद्यालयों में कक्षा कक्ष का वातावरण सुधारने एवं आकर्षक बनाने के लिए राज्य स्तर से पाठ्य पुस्तकों एवं कार्य पुस्तिकाओं के अतिरिक्त उपलब्ध कराई गई विभिन्न प्रकार की शैक्षिक सामग्री यथा संदर्शिका, प्रिंट सामग्री, तालिका, लाइब्रेरी बुक्स तथा मैथ किट आदि उपलब्ध कराए गए हैं। अर्थात आपके विद्यालय में जो भी शिक्षण सामग्री है या स्वयं के द्वारा या शासन के द्वारा जो भी शिक्षण सामग्री उपलब्ध कराई गई है उनके माध्यम से आप शिक्षण कार्य कराएंगे और रिमेडियल शिक्षण कार्य को क्रियान्वयन करेंगे। सपोर्टिव सुपरविजन के दौरान एसआरजी, एआरपी, डायट मेंटर द्वारा रिमेडियल शिक्षण पर शिक्षकों के साथ चर्चा की जाए। इसके साथ ही बेहतर रिमेडियल शिक्षण हेतु यथावश्यक सुझाव एवं कक्षा कक्ष में मॉडल टीचिंग का प्रदर्शन भी किया जाए। अगला बिंदु है कार्यक्रम अवधि। आधारशिला, क्रियान्वयन, संदर्शिका एवं ध्यानाकर्षण आदि में वर्णित शिक्षण गतिविधियों के अनुसार 10 अप्रैल 2025 से रिमेडियल कक्षाओं का संचालन किया जाए। छात्र छात्राओं को अधिकाधिक अभ्यास के अवसर दिए जाए तथा उपलब्ध कार्य पुस्तिकाओं एवं कार्य पत्रकों का प्रयोग भी किया जाए। अगला बिंदु है अभिभावक शिक्षक बैठक। बेसलाइन आकलन में छात्र छात्राओं के परिणामों का सारांश के रूप में अभिभावक शिक्षक बैठक में अवश्य साझा किया जाए और बैठक जो होगी उसमें अभिभावकों को आगामी कार्य दिवसों में रिमेडियल शिक्षण के संबंध में जानकारी दी जाए तथा अभिभावकों को प्रेरित किया जाए कि वे अपने बच्चों को घर पर अध्ययन करने एवं विद्यालय द्वारा दिए गए गृह कार्य को पूर्ण करने हेतु प्रोत्साहित करे। अगला बिंदु हम लोग देखते हैं एंड लाइन आकलन। रिमेडियल शिक्षण कार्यक्रम के संचालन के पश्चात छात्र छात्राओं के अधिगम स्तर में हुए सुधार को जानने के लिए शिक्षक द्वारा बेसलाइन आकलन के समान ही दिनांक 28 से 30 अप्रैल 2025 के मध्य एंड लाइन आकलन भी किया जाए तथा
अधिगम स्तर में हुए अपेक्षित सुधार को दर्ज किया जाए। अगला बिंदु है अतिरिक्त अनुसमर्थन। रिमीडियल शिक्षण के सफल संचालन के पश्चात कक्षा स्तरीय पाठ्यक्रम एवं पाठ्य पुस्तकों के आधार पर कक्षा शिक्षण कराया जाए, अर्थात रिमीडियल शिक्षण के साथ साथ ही उस कक्षा के पाठ्यक्रम को या उस कक्षा की पाठ्य पुस्तकों से भी शिक्षण कार्य किया जाएगा। अगला बिंदु है अनुश्रवण। जनपद, ब्लॉक, संकुल स्तर पर आयोजित समस्त बैठकों में आधार क्रियान्वयन, संदर्शिका एवं ध्यानाकर्षण हस्त पुस्तिका के सहयोग से रिमीडियल शिक्षण पर विशेष रूप से चर्चा की जाए तथा प्रभावी क्रियान्वयन हेतु रणनीति तैयार की जाए। विद्यालयों में रिमीडियल शिक्षण के प्रभावी संचालन हेतु प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, खंड शिक्षा अधिकारी एवं जिला समन्वयक शिक्षण द्वारा एसआरजी, एआरपी एवं शिक्षक संकुल को अकादमिक अनुसमर्थन निर्देश प्रदान किए जाए तथा सघन अनुश्रवण या पर्यवेक्षण भी सुनिश्चित किया जाए। साथियों, रिमीडियल टीचिंग प्लान से संबंधित यदि आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और हम उससे संबंधित अगली अपनी वीडियो जरूर लेकर आएंगे। रिमीडियल टीचिंग एक बहुत ही प्रभावी तरीका है जिससे कमजोर छात्रों को मुख्य धारा में लाया जा सकता है। अगर सही योजना के साथ इसे अपनाया जाए तो यह छात्रों के प्रदर्शन को बेहतर बना सकता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपकी राय और सुझाव कमेंट में बताना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।